नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं निर्माण कैंपस से डॉक्टर अमित कांसल। आज का जो यह हमारा सेशन है वह उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो इग्नू के माध्यम से अपना डीईसी का कार्यक्रम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी तरफ से यह एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों को एक आपकी इच्छा अनुसार आपके सेटिस्फेक्शन लेवल तक कुछ सुविधाएं प्रदान करने का। आज हमारे कैंपस के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, वो आपको डीईसी का प्रोजेक्ट वर्क बनाना सिखाएंगे कि आप उसे कैसे बना सकते हैं। आपने बड़े ध्यान से उसे सीखना है और तीन दिन के फेजेस में यह लेक्चर हमारा रहेगा। आज फेज़ 1 का लेक्चर रहेगा जिसमें 5 दिन की एक्टिविटी आपने कैसे करनी है डॉक्टर प्रिया लाइव सेशन में बताएंगे। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल निर्माण कैंपस से तत्काल जुड़ जाएं। आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका बेल आइकॉन दबा लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और जो हमारी अन्य वीडियोज़ हैं जो आपके लिए ही विशेषकर बनाई गई हैं आप उसे समय समय पर देखते रहें। धन्यवाद। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं डॉक्टर प्रिया के पास लाइव। वहां वो लुधियाना से आपका मार्गदर्शन करेंगी डॉक्टर प्रिया सिंगला। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला आप सबका आज के इस लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। यह इग्नू स्टडी सेंटर 82 निर्माण कैंपस सुनाम द्वारा स्पेशली डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। जिन स्टूडेंट्स को DECE 4 का प्रोजेक्ट वर्क बनाने में कोई मुश्किल आ रही है, यह उनके लिए प्रभावी होगा। आपके जो भी कोई क्वेरीज होंगी वो आप यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। हम इस वीडियो में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो भी प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए जरूरी चीजें हैं सिर्फ उनको ही डिस्कस करेंगे। तो अब हम प्रोजेक्ट वर्क के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड जन्म से लेके 8 साल तक का समय होता है। इसमें बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट शिखर पर होती है। बच्चे के आसपास क्या हो रहा है, उसके आसपास कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इन सब से प्रभावित रहता है। अर्ली चाइल्डहुड की 2 स्टेजेस होती हैं। पहली है इन्फेंसी, जन्म से 2 साल तक, और दूसरी है अर्ली चाइल्डहुड 3 से 8 साल तक। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट वर्क? जो हमें प्रोजेक्ट वर्क बनाना है पहले हमें उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। ये उन गतिविधियों की एक सीरीज है, जाने की श्रृंखला है जो स्टूडेंट्स को अपनी एबिलिटीज, क्षमताओं, इंटरेस्ट, रुचियों, पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव, एप्टीट्यूड, दृष्टिकोण का उपयोग करके अध्ययन करने, अनुसंधान करने और कार्य करने की अनुमति देता है। ये प्रोजेक्ट वर्क एक गाइड या टीचर के अंडर ही पॉसिबल होता है। अब गाइड क्या होता है? गाइड वो टीचर होता है जिसके अंडर आप प्री स्कूल या नर्सरी स्कूल में ट्रेनिंग करेंगे। ये गाइड एक क्वालिफाइड गाइड होना चाहिए जिसने की अपनी 8 साल तक के बच्चों को ट्रेन करने की ट्रेनिंग कर चुकी हो, जैसे कि ETT के टीचर्स होते हैं और NTT के टीचर्स होते हैं। इसको प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम डेज हैं वो 30 वर्किंग डेज होते हैं। अगर फिर भी किसी के पास फ्री टाइम है तो वो अपना फ्री टाइम इस वर्क में लगा सकते हैं, मतलब कि वो मैक्सिमम 90 डेज के लिए भी प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। वर्किंग डेज का मतलब ये होता है कि जैसे वीक में संडे आ गया, किसी दिन संडे छुट्टी है या किसी और दिन छुट्टी है, तो आप उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि स्कूल को सिलेक्ट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, वहां हमें टीचर और बच्चों की रेशियो पर ध्यान देना है कि एक टीचर कम से कम 15 या 20 बच्चों को ट्रेन कर रहा हो या फिर मैक्सिमम एक टीचर 35 बच्चों को ट्रेन कर रहा हो। मतलब इसकी रेशियो 1:50 और 15 और 20 और 1:35 मैक्सिमम होनी चाहिए। या यहाँ पर आउटडोर प्ले एक्टिविटीज होनी चाहिए हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार। अगर किसी स्कूल के पास अपना कोई प्ले ग्राउंड नहीं है
तो वो स्कूल के आसपास वाले किसी ओपन एरिया में या पार्क में बच्चों को लेके जा सकते हैं। और उस स्कूल में बच्चों के साथ एजुकेटर की प्रॉपर इंटरेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और वो आपस में ही खेल के घर वापस जा रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको किसी को भी स्कूल सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर को बोल सकते हैं कि वो आप सब लोगों के लिए एक दिन की विजिट प्लान कर लें, जिसमें आप अपने लोकल एरिया में जहां पर आपका इग्नो स्टडी सेंटर है वहां पर आप प्री स्कूल और नर्सरी स्कूल को आइडेंटिफाई कर सकें। इसमें आपको अपने एरिया में भी स्कूल ढूंढने में आसानी होगी। Annexure 5 This is a checklist for reading nursery schools and preschools। ये आपके DECE 4 प्रोजेक्ट मैनुअल के जो प्रोजेक्ट वर्क का मैनुअल है उसके पेज नंबर 103 पर दी हुई है। जब आप लोग स्कूल सेलेक्ट करोगे तो ये चेकलिस्ट ध्यान में रखनी है, इसको साथ लेके जाना है और साथ साथ फिल करनी है। इसमें 4 चेकलिस्ट हैं और उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं। फर्स्ट चेकलिस्ट है अ चेकलिस्ट फॉर इवेल्युएटिंग द वर्कर्स। इसमें क्या है, जो पहला पॉइंट है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्टाफ मेंबर हैं वो सफिशिएंट होने चाहिए नंबर्स में। जैसे कि एक स्टाफ मेंबर के पीछे मतलब एक टीचर के पीछे बच्चे की रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा 35 होनी चाहिए, ताकि अगर इससे ज़्यादा होगी नंबर बच्चों के तो जो एजुकेटर है वो बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाएगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि जो भी एजुकेटर है और वहाँ के वर्कर्स हैं और बच्चों में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। तीसरा है कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं वहाँ के वो बच्चों की ज़रूरतों को लेकर उनको संवेदनशील दिखाता हो। जो भी कोई एक्शंस या एक्टिविटीज स्टाफ मेंबर कर रहे हैं वो बच्चों को ध्यान में रखकर करने चाहिए। जो वर्कर्स का रवैया है वो ज़्यादा कठोर नहीं होता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो भी बच्चे और पेरेंट्स उनको सजेशंस देते हैं वो उनके लिए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि अपना स्वतंत्र व्यवहार शो करते हैं। नेक्स्ट है कि जो वर्कर्स हैं वो बच्चों के बीच घूमते हैं ताकि हर बच्चे को उनका ध्यान प्राप्त हो। नेक्स्ट है कि जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं वो बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वे स्वतंत्र व्यवहार को भी प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट है कि जो वर्कर्स हैं वो कोई भी फिजिकल पनिशमेंट बच्चों को ना दें। जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो अक्सर बच्चों की प्रशंसा करते हैं और उनको उनके पॉजिटिव बिहेवियर को लेकर उनको मजबूत बनाते हैं। वर्कर्स को चाहिए कि वो कोशिश करें कि बच्चों का जो नेगेटिव बिहेवियर है वो उसको मॉडिफाई करते हों। जो भी कोई वर्कर्स कार्य करता है वो अपनी क्षमता के बारे में प्रतिक्रिया दें और सकारात्मक तरीके से ऐसा करें। वर्कर्स बच्चों को रिस्पेक्ट करें और उन पर ट्रस्ट करें। जो वर्कर्स हैं वो हर बच्चे की जो प्रत्येक बच्चे द्वारा की गई प्रगति होती है उससे अवगत होते हैं। जो वर्कर्स होते हैं वो सतर्क रहते हैं और सक्रिय हैं और उनको हर समय ये पता होना चाहिए कि वहाँ क्या चल रहा है। अगला है कि वो बच्चों को सोचने के लिए और रीज़न देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बल्कि उनकी तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के अलावा। जो बच्चे हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं। वर्कर्स बच्चों के पेरेंट्स से लगातार मिलते हैं। वर्कर्स और पेरेंट्स के बीच जो बातचीत है वो अच्छी होती है। पेरेंट्स को वहाँ
स्कूल में जो भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें भाग लेने के लिए हौसला दिया जाता है। वर्कर्स माता पिता के साथ पीरियोडिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जो एजुकेटर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं या स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वो सहकार और संयम के साथ काम करते हैं। ये थी आपकी फर्स्ट लिस्ट ऑफ आइटम्स जिसमें वर्कर के बारे में दिया हुआ है। ये है आपकी सेकंड लिस्ट जिसमें आपको देखना है कि जो पाठ्यक्रम वहां पे पढ़ाया जा रहा है उसका मूल्यांकन, उसकी इवैल्यूएशन कैसे करनी है, उसका मूल्यांकन कैसे करना है। उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये है कि जो भी वहां पे डेली प्रोग्राम या डेली एक्टिविटीज हो रही हैं वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। जो बच्चे वहां पे जो भी कुछ चल रहा है बच्चे उसको आनंद से करें और बच्चे उसको पसंद करें, वे उत्साही होते हैं। जो भी कोई वहां पे प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज चल रही हैं उससे बच्चे का हर एक क्षेत्र में विकास होना चाहिए। जो भी कोई वहां पे प्ले एक्टिविटीज चल रही हैं वो बच्चों की योग्यता और ज़रूरत के हिसाब से एप्रोप्रिएट होती हैं। जो भी कोई एक्टिविटीज हैं वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और चैलेंजिंग होनी चाहिए, दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए। हर एक बच्चे को हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये नहीं कि थोड़े से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और बाकी उनके आसपास बैठे हैं। जो भी वहां पे प्ले एक्टिविटीज हो रही हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, उनमें वैरायटी होनी चाहिए। एक ही एक्टिविटी हफ्ते में रोज नहीं करवाई जानी चाहिए। जो भी गतिविधियां वहां पे चल रही हैं वो आत्म अभिव्यक्ति का अवसर देती हैं। जो भी एक्टिविटीज हैं वहां पे ऐसी जो बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने, मतलब कि प्रयोग करने, खोजने और सवाल पूछने के लिए अनुमति देती हैं, ऐसी एक्टिविटीज होती हैं। जो बच्चों की जिज्ञासा है कुछ ना कुछ जानने की, उनकी जिज्ञासा का पोषण होता है कि जो वो कुछ जानना चाहते हैं वो उनको वहां पे मिल रहा है। बच्चों को ये प्रोत्साहित किया जाता है कि वो एक दूसरे से बातचीत करते रहें। हर रोज इनडोर, बाहरी और आउटडोर एक्टिविटीज होनी चाहिए। हर रोज वहां पे फ्री प्ले और स्ट्रक्चर्ड प्ले एक्टिविटीज होनी चाहिए, मतलब कि बच्चे अपने आप भी खेलें, दैट इज फ्री प्ले एक्टिविटी। स्ट्रक्चर्ड प्ले एक्टिविटी होती है जो हम उनके लिए प्लान करते हैं। उनके लिए हर दिन जो भी क्वाइट एंड एक्टिव एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी संतुलन होना चाहिए। उनके लिए मतलब जो भी वो कोई काम करते हैं उनको इंडिविजुअली भी प्ले करने दिया जाए और ग्रुप में भी खेलने का मौका दिया जाए। जैसे कि एक एक्टिविटी से लेकर अगर वो दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम हड़बड़ी से उसके साथ आगे बढ़ जाएं। वो जो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जाना है उसको स्मूथली हमें टर्न करना है। जो एजुकेटर्स होते हैं उनको लड़के और लड़कियों की चॉइस ऑफ प्ले एक्टिविटीज में फर्क नहीं करना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनको चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो भी वहां पे पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है या जो भी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित होनी चाहिए। मतलब इसका है कि जो बच्चों की जरूरत और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। नेक्स्ट चेकलिस्ट है जो हमें ध्यान में रखनी है, टू इवेल्युएट स्पेस एंड प्ले मटेरियल्स, कि वहां पे स्पेस प्रॉपर है कि नहीं या प्ले मटेरियल प्रॉपर है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट इसमें है
कि जो उनके अंदर स्पेस है बच्चों के खेलने के लिए वो इतनी होनी चाहिए कि फर्नीचर और इक्विपमेंट अरेंज करने के बाद बच्चे वहां पे फ्रीली मूव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो उनके पास आउटडोर स्पेस है वो खेलने के लिए सेफ होनी चाहिए। जो भी उनके पास रूम्स हैं उनमें प्रॉपर लाइटनिंग और वेंटिलेशन होनी चाहिए। जो भी उनका कुकिंग एरिया है उसमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। बहुत सारे प्ले इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जो भी वहां पे प्ले मटेरियल अवेलेबल है उनके नंबर इतनी मात्रा में होनी चाहिए कि बच्चे आपस में झगड़ा ना करें। जो भी वहां पे अवेलेबल है जैसे कि बुक्स, पजल्स, ब्लॉक्स, डॉल्स या और कोई प्ले मटेरियल, वो सारा उनकी पहुंच तक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उनको कपबोर्ड्स में लॉक करके रखो। जो भी प्ले मटेरियल वहां पे अवेलेबल है वो बच्चों की उम्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। द प्ले मटीरियल्स आर सेफ एंड ड्यूरेबल। जो भी कोई प्ले मटीरियल है वो सेफ होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए। मतलब कि अगर बच्चे ने हाथ लगाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी टाइम टूट जाए। जो भी बच्चे कोई ड्राइंग्स बना रहे हैं या क्ले ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं या कोई और चीजें बना रहे हैं वहां पर इतनी जगह होनी चाहिए कि जो भी कुछ बच्चे बना रहे हैं उनको वहां आप बच्चों के सामने लगा सको। नेक्स्ट है कि फर्स्ट एड फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर बच्चों ने रेस्ट करना है, थोड़ी देर के लिए सोना है, तो इतनी स्पेस होनी चाहिए कि बच्चे वहां पे सो सके हर एक बच्चे के लिए। और उनको स्नैक्स वहां पे प्रोवाइड किए जाने चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट चेकलिस्ट है टू असेस द क्लीनलीनेस। हमें देखना है कि वहां पर सफाई है या नहीं है। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अपने वर्क एरिया को क्लीन रखते हैं या नहीं रखते हैं। जो वो कुकिंग के लिए या ईटिंग के लिए यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं वो साफ हैं या नहीं है। बच्चों को भी उनको प्रॉपर साफ रखना चाहिए। बच्चे गंदे नहीं होने चाहिए। जो भी ड्रिंकिंग वाटर है वो साफ होना चाहिए और उसको कवर करना चाहिए। वर्कर्स को खाना बनाने से पहले और सर्व करने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए और बच्चों को भी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को धोना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको प्री स्कूल या नर्सरी स्कूल DECE 4 प्रोजेक्ट वर्क के लिए सेलेक्ट करना है। एनेक्चर 5 के सेक्शन B में एक अप्रूवल पेमेंट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें क्या है कि जिस भी गाइड के अंडर आप लोग ये ट्रेनिंग करेंगे और वो आपकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन देगा, उसको आपको 300 पर लर्नर देना होगा। मतलब एक लर्नर को, एक स्टूडेंट को, अपने गाइड को 300 पे करना होगा। और जो नर्सरी स्कूल या प्री स्कूल जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए, उसको आपको 50 रुपीज़ पर लर्नर देने होंगे अगर वो डिमांड करता है। प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ को और ध्यान में रखना होगा कि आपको अपने रीजनल डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन देनी होगी। रीजनल डायरेक्टर या असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर या कोई भी और पर्सन जो कि रीजनल डायरेक्टर ने जिसको ऑथोराइज किया हो। जैसे कि उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है। एक पेपर पे उनको नेम ऑफ स्कूल लिख के देना है जो आपने सिलेक्ट किया है, उस स्कूल का एड्रेस, नेम ऑफ प्रिंसिपल, और जो अभी हमने ऊपर एनेक्चर 5 चेकलिस्ट देखा है उसको फिल्ड फॉर्म में उसके साथ अटैच करना है। जब आपको उनसे ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तब उसके बाद आप अपना काम स्कूल में शुरू कर सकते हो। उसके लिए
आपको अनेक्सर 6 पे उनके सिग्नेचर चाहिए होंगे। अप्रूवल मिलने के बाद काम शुरू करने से पहले आपको सारे डेज का प्लान करके कि आप कौन से टाइम पीरियड में अपने 30 वर्किंग डेज कंप्लीट करोगे प्रोजेक्ट के लिए, वो आपको अपने इंस्ट्रक्टर को बताना होगा ताकि आपका क्लैश किसी और स्टूडेंट के साथ सेम स्कूल में ना हो। और इसके साथ साथ आपको अपने गाइड को भी बताना होगा कि आप कब से काम स्कूल में शुरू कर रहे हो। अब हमारा स्कूल सिलेक्शन फाइनल होने के बाद हम अपना प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करने के लिए हम उसको 3 भागों में बांटेंगे, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। अगर आप टोटल 30 दिनों का प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं तो आप फेज 1 में 5 वर्किंग डेज लगाएंगे, फेज 2 में 20 वर्किंग डेज लगाएंगे एंड फेज 3 में 5 वर्किंग डेज लगाएंगे। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे कि हमने इन तीनों फेजों में एक्चुअल में करना क्या है। फेज 1 को हम ऑब्जर्वेशन टाइम भी कहते हैं, जो कि 5 वर्किंग डेज का होता है। इसका मतलब ये है कि हमें गाइड को ऑब्जर्व करना है कि वो बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, उनको क्या क्या एक्टिविटीज करवाती है और बच्चों का उसको लेके क्या रवैया रहता है। ये हमें 5 वर्किंग डेज में रिकॉर्ड करना है और नोटपैड पे लिखना है। इस फेज में हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है कि जो गाइड है वो बच्चों को कैसे हैंडल करती है और उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करती है और कैसे बोलती है। हमें ये भी देखना है कि वहां स्कूल में बच्चों को जो भी कोई फैसिलिटीज चाहिए, जैसे कि प्ले मटेरियल, वो सब बच्चों के लिए इक्वल होना चाहिए। यह इन 5 दिनों में आपको बच्चों को कौन सी एक्टिविटीज करवाई गई हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पर एक्टिविटी करवाई गई हैं और कौन सा मटेरियल यूज करके एक्टिविटीज करवाई गई हैं, उन एक्टिविटीज को करवाने का उनका एस्पेक्ट, गोल या एम क्या है, बच्चों के आने का टाइम, बच्चों का टॉयलेटिंग टाइम, वॉशिंग टाइम, ईटिंग टाइम, ये हमें सब कुछ ऑब्जर्व करना है। कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम के लिए बच्चों को करवाई गई है और बच्चों का उसमें कितना पार्टिसिपेशन था। इन 5 दिनों में आप बच्चों के साथ अपनी रेपो भी बना सकते हैं और अपने गाइड को भी मदद कर सकते हैं। हर दिन के अंत में आपको गाइड के साथ बैठ के जो भी आपको डाउट्स थे वो आपको क्लैरिफाई करने हैं, जैसे कि उन्होंने कौन सा एस्पेक्ट ध्यान रख के आज की एक्टिविटी प्लान की थी, उनका क्या एम था, क्या गोल था, या उन्होंने कौन सी एड्स यूज की, वो एड्स उन्होंने घर पे बनाई हैं या किसी और मेथड से बनाई हैं। ये सब आपको रिपोर्ट बनाने में भी हेल्प करेंगी और आपको अपने 2nd और 3rd फेज की एक्टिविटीज प्लान करने में भी आसानी होगी। सेक्शन 6 द फर्स्ट फेज मेकिंग ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट फेज में आपने पूरे दिन की ऑब्जर्वेशन करते हुए क्या देखना है कि जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आपको कैसे ऑब्जर्व करना है गाइड को और उसके लिए आपको क्या क्या नोट्स बनाने हैं। हमेशा आप अपने हाथ में पेन और एक नोटपैड रखना जिस पर आप अपने ब्रीफ नोट्स लिख लेना। अगर आप हर वक्त लिखते रहोगे तो बच्चों के लिए बहुत ऑड सिचुएशन हो जाएगी और आप बच्चों के साथ अपनी रेपो नहीं बना सकते। इसलिए सिर्फ हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही नोट करने हैं और बाकी का अपने दिमाग में रखना है। आप जैसे कि बच्चों की टॉयलेटिंग टाइम, वॉशिंग टाइम एंड ईटिंग टाइम में ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं और आपको सेम डे उसी दिन ही इन एक्टिविटीज को लिखकर रिपोर्ट बनानी होगी, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे और गाइड को भी याद नहीं रहेगा। ये आपके मार्क्स पर भी अफेक्ट कर सकता है। डेली रिपोर्ट ना बनाना। बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए DECE 1 प्रैक्टिकल मैनुअल में आपको एक प्रैक्टिकल दिया गया है जिसने ये बताया है कि उनको ऑब्जर्व कैसे करना है। इसके बाद है रिपोर्ट राइटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फर्स्ट फेज। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट जो है वो सेक्शन 6 के 6.2 में बताया गया है कि कैसे लिखना है। सबसे पहले जो हमने नोट्स बनाने हैं ऑब्जर्वेशन करते हुए, जब एक
गाइड या एजुकेटर बच्चों के ग्रुप के साथ काम कर रहा है। हमने वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, सबसे पहले 8:30 ये एक एग्जाम्पल है जो आपके मैनुअल में ही दी हुई है। मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे नोट्स बनाने हैं ऑब्जर्वेशन करते हुए। 8:30 AM पे बच्चे पहुंचे। जो आपका गाइड है या एजुकेटर है उसने बच्चों को नमस्ते किया और उनसे बात की। फिर 9 बजे क्या हुआ, उन लोगों ने थोड़े से सॉन्ग्स और राइम्स गाई जिसमें सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 9:20 पे क्या हुआ, उन्होंने एक शेप्स पे एक्टिविटी सेशन कंडक्ट किया। वो एक्टिविटी सेशन जो था वो कह रहे हैं कि वो इनअप्रोप्रिएट रहा, वो ठीक नहीं रहा, बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं बना। 9:50 PM क्या हुआ, फिर वो बच्चों को आउटडोर फ्री प्ले के लिए ले गए जहां बच्चों ने स्विंग्स लिए, स्लाइड्स लिए, जंगल जिम पे, सैंड पिट में खेला और जो केयर गिवर थे वो हर एक बच्चे पे पीछे से निगाह रखे हुए थे। उस दिन 2 नए बच्चे थे जो उनको ज्यादा अटेंशन दी गई आउटडोर फ्री प्ले में। 10:30 बजे उनका वॉशिंग टाइम हो गया। देन 10:40 AM पे उनके लिए ईटिंग ब्रेक हो गई। 11 बजे क्या हुआ, उनका स्टोरी टाइम शुरू हो गया। उनको एक स्टोरी सुनाई गई पिक्चर बुक को यूज करके, जिसका जो कथन था वो थोड़ा दिलचस्प था पर स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। बट एंड में उनसे क्वेश्चन पूछे गए। देन 11:30 AM क्या किया गया, एक इनडोर फ्री प्ले करवाया गया। मतलब कि उनको अंदर ही बच्चों को बोला गया कि आप जिस खिलौने से खेलना चाहते हो आप खेलो। जैसे कि बच्चों ने ब्लॉक से खेला, बीट से खेला, जिगसॉ पजल से खेला, सीरिएशन बोर्ड से खेला। सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और एजुकेटर ने ज्यादा अटेंशन वो 2 नए बच्चों को दी। फिर 12:15 पे क्या हुआ, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ और कुछ बच्चे स्कूल बस में अपने घर वापस चले गए। These are the notes which were noted during observation. अब आपको ये देखना है कि जो आपने उस दिन नोट्स बनाए थे उसको आपने रिपोर्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। रिपोर्ट जो है वो लॉन्ग होगी और जो नोट्स हैं वो शॉर्ट में होंगे। पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है कि रिपोर्ट को आपने 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लेना है, ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस। जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो उसमें वो आएगा जो आपने वहां पे ऑब्जर्व किया। एनालिसिस में वो आएगा जो आपने एनालाइज किया कि इसमें और क्या हो सकता था जो आपने देखा। अब 8:30 से 8:45 AM पे क्या हुआ, इसने लिखा हुआ है रिपोर्ट में, इसको डिटेल में बनाया है कि बहुत सारे बच्चे थे जो वो 8:30 से लेके 8:45 AM तक पहुंच गए स्कूल में। एजुकेटर जो कि दरवाजे पर खड़ा हुआ था उसने सारे बच्चों को नमस्कार किया। बच्चे अंदर रूम की तरफ चले गए। जैसे जैसे बच्चे आते गए उन्होंने अंदर जाके टॉयज के साथ खेलना शुरू कर दिया जो कि शेल्फ्स के ऊपर पड़े हुए थे। जैसे हर एक बच्चा आता गया उन्होंने अपना टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल उन शेल्फ्स पे रख दी जो कि उनके टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल के लिए बने हुए थे। थोड़े दिन पहले 2 नए बच्चों ने प्री स्कूल सेंटर ज्वाइन किया था। जब वो 2 नए बच्चे पहुंचे तो एजुकेटर ने उनको स्पेशली वेलकम किया और उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाया। वो 2 नए बच्चों को टॉय शेल्फ्स के पास ले गई और उनको एनकरेज किया कि वो टॉयज के साथ खेलें। एक बच्चा ऐसा था जो कि रो रहा था। जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको वहां ड्रॉप करके गए तो एजुकेटर ने क्या किया, एजुकेटर ने उसको हग किया, उसको सुखदाई कंडीशन में
कंडीशन दी और उसको किस किया और उसकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट किया कि वो अपने पेरेंट्स को भूल के उसके साथ जो चीजें हैं खेले। अब इसका एनालिसिस क्या है? इसका एक छोटा सा एनालिसिस है। क्या है कि जो एजुकेटर था उसने बच्चों को वेलकम किया और उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाया। अब इसके बाद क्या है कि 9 से 9:20 तक क्या हुआ? 9 से 9:20 तक ये हुआ कि 9 बजे तक तकरीबन सारे बच्चे वहां पहुंच चुके थे और एजुकेटर ने क्या किया, उसने रूम के सेंटर में एक खाली जगह में सारे बच्चों को इकट्ठे कर लिया। बच्चों ने इकट्ठे होके एक सेमी सर्कल बना लिया। एजुकेटर उसके मिडल में खड़ा हो गया बच्चों की तरफ अपना फेस करके। उसने गाना शुरू कर दिया। बच्चों ने भी साथ में सॉन्ग्स और राइम्स गाना शुरू कर दिया। जो एजुकेटर था वो बच्चों के साथ गा रहा था बड़े उत्साह से और बच्चे भी उनके साथ गा रहे थे। एजुकेटर ने एक्शंस करके उनको गाना सुनाया। जो एटमॉस्फेयर था वहां का वो बहुत अच्छा बन गया और जो नए बच्चे थे वो भी उसमें बिल्कुल खो गए थे एक्टिविटी में, सॉन्ग्स वाली में। जबकि जो बच्चे थे उनको सॉन्ग अच्छी तरह से नहीं आ रहा था, पर फिर भी उन्होंने उनको ज्वाइन करने की कोशिश की और उनकी नकल करते रहे जो वो एक्शंस कर रही थी। और एजुकेटर ने स्पेशल एफर्ट लगाए जो नए बच्चे थे उनको गाना सिखाने के लिए। अब इसका एनालिसिस क्या होगा कि ये जो सेशन था वो बहुत सक्सेसफुल रहा। हर बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये एक्टिविटी सेशन का जो मेन एम था वो क्या था कि बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस एक्टिविटी से बच्चों में किस चीज की डेवलपमेंट हुई। आपको जो भी कोई एक्टिविटी सेशन अरेंज करना है वो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट और को ध्यान में रख के या और कई तरह की डेवलपमेंट्स को ध्यान में रख के करना है। इसके बाद है 9:20 से 9:50 AM। फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया कि बच्चे नीचे मैट पर एक सेमी सर्कल में बैठे हुए थे। 15 से 20 मिनट की सिंगिंग के बाद एजुकेटर ने एक एक्टिविटी सेशन लगाना शुरू कर दिया शेप्स के ऊपर। जो एजुकेटर था उसके पास 5 शेप्स थी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल एंड सेमी सर्कल। उसने क्या किया, जो एक एक शेप थी उसके पास कट आउट, उसने अपने हाथ में पकड़ी और उसने बच्चों से पूछना शुरू किया कि ये शेप कौन सी है। थोड़े से बच्चे ऐसे थे जो बता पा रहे थे 1-2 शेप्स के बारे में, पर जब उसने सारी शेप्स दिखाई तो साथ साथ में वो उसका नाम भी बोल रही थी ताकि बाकी के बच्चों को भी वो याद हो जाए और वो बाद में उनको अपने साथ रिपीट करने के लिए कहती थी। इसी तरह उसने एजुकेटर ने अपने 5 कटआउट्स के बारे में बच्चों को बताया। फिर उसने जो 5 कटआउट्स थे उसको एक बॉक्स में डाल दिया और हर एक बच्चे को अपने पास बुलाया। उनको बोला कि बॉक्स में आप एक एक करके वो कटआउट्स निकालो और उसका नाम बताओ। थोड़े से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने शेप्स निकाले और उनका नाम भी बताया, पर थोड़े से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने राइट आंसर नहीं बताया। तो एजुकेटर क्या करती थी, वो उनको उस शेप का नाम बता के कहती थी कि मेरे पीछे आप इसको रिपीट करो। जब ये एक्टिविटी करवाई जा रही थी तब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि
अशांत हो गए। रेस्टिव मीन्स अशांत हो गए और उनकी जो अटेंशन थी वो रूम में पड़ी दूसरी चीजों की तरफ जा रही थी। थोड़े बच्चे आपस में बातचीत करनी शुरू कर दी। थोड़े बच्चे जाके टॉयज उठा लाए जो कि शेल्फ पे पड़े हुए थे। तब एजुकेटर ने क्या किया, उसने उन बच्चों को वापस बुलाया और अपनी जगह पर बैठने को कहा और उनको बोला कि आप शेप पे अपनी अटेंशन दो। फिर इसी तरह से उसने हर एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उसने एक्टिविटी सेशन था जो वो खत्म कर दिया। अब इसका एनालिसिस क्या हुआ कि उन्होंने एक एक्टिविटी सेशन कंडक्ट किया शेप्स पर। वो क्या रहा, सक्सेसफुल नहीं रहा। वो क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें कैसे थे जिन्होंने शेप्स को अच्छी तरह से नहीं पहचाना। काफी बच्चे अपना इंटरेस्ट बीच में खो रहे थे। एनालिसिस में क्या कहना है कि अगर हम बच्चों को अकेले शेप्स के कटआउट्स दिखाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एजुकेटर को क्या चाहिए कि उसको शेप्स के लिए कोई और एक सेशन प्लान करना चाहिए ताकि वो बच्चों को कंसेप्ट जो शेप का था वो अच्छी तरह से समझा सके और वो जो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना चाहती थी, मतलब कि बच्चों का बौद्धिक विकास, दिमाग का विकास करना चाहती थी, उसमें उसको हेल्प मिले। उसका ये सेशन था जो वो इंटरेस्टिंग नहीं था इतना बच्चों के पार्ट से। अब उन्होंने बच्चों को 2 एक्टिविटी सेशन इंडोर करवा दिए। इसके बाद अब आउटडोर प्ले यानी कि बाहरी एक्टिविटी की टर्न थी। इस सेशन के बाद बच्चे थोड़ा बोर हो रहे थे तो एजुकेटर उनको बाहर खेलने के लिए ले गए। 9:50 AM to 10:30 AM उसने आउटडोर प्ले में बच्चों को क्या करवाया और हमने क्या ऑब्जर्व किया। आउटडोर प्ले में जो एजुकेटर थे वो बच्चों को बाहर खेलने के लिए ले गए। जो प्री स्कूल का ग्राउंड था उसमें स्लाइड्स थी, स्विंग्स थी, जंगल जिम था और सैंड का गड्ढा था जिसमें बहुत सारे कंटेनर्स थे वर्गीकरण के और शॉवल्स थे। बहुत सारे कंटेनर थे और शॉवल्स थे। शॉवल्स होता है जैसे कि बच्चे जिससे मिट्टी उठा के उसमें कंटेनर्स में डाल रहे थे और थोड़ा सा प्ले मटेरियल जैसे कि बॉल्स थी। काफी बच्चे बॉल्स की तरफ भाग रहे थे और उनसे खेलना शुरू कर रहे थे। जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने भागना शुरू कर दिया एक दूसरे के पीछे ओपन प्ले ग्राउंड में। चेज मीन्स पीछे भागना शुरू कर दिया उन्होंने। ये एक तरह का फ्री एक्टिविटी प्ले सेशन था जिसमें बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्ले ग्राउंड में फ्री प्ले करने के लिए कह दिया गया, जो कि वो अपनी मर्जी से उसको फ्रीली चूज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से ही खेल सकते हैं। अब इसमें एनालाइज हमने क्या किया। पहली बात तो हमने ये एनालाइज की कि ये सेशन जो रहा वो सक्सेसफुल रहा। वो क्यों सक्सेसफुल रहा? क्योंकि बच्चों ने इसमें एंजॉय करना शुरू कर दिया था। जो एजुकेटर था उसने बहुत सारे बच्चों को इसमें अटेंड किया और जो बच्चों की जरूरत थी उनको पूरा किया। वो हर एक बच्चे को गाइड कर रही थी खेलते हुए, पर अपने आइडियाज को बच्चों के ऊपर नहीं डाल रही थी। अब एजुकेटर ने क्या किया, जब बच्चे खेल रहे थे तब वो हर एक बच्चे पे अपनी आंखें रखे हुए थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पर उन्होंने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसमें दिखाई? जो 2 बच्चे नए आए थे। वो जो 2 बच्चे नए थे वो हिचकिचा रहे थे दूसरे बच्चों के साथ खेलने से या फिर कोई प्ले इक्विपमेंट यूज करने से। उन्होंने उन 2 बच्चों को
स्लाइड के साथ खेलने के लिए कहा और उनको एनकरेज किया कि वो स्लाइड पे जाके इससे नीचे खिसके, स्लाइड डाउन करें। उन्होंने थोड़े से स्लाइड डाउन किए, उसके बाद वो उनको जंगल जिम पे ले गए। जंगल जिम क्या होता है? जो एक नेट बना होता है पाइप्स का, उसके पास खेलने के लिए ले गए। उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो उस पर बड़े उत्साही से ऊपर चढ़ रहा था, पर जो दूसरा बच्चा था वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। एजुकेटर वो दूसरे बच्चे को रेत के गड्ढे के पास ले गए और उसको बोला उसके साथ खेलने के लिए। वो दूसरे बच्चों को देख रहा था कि वो उसके साथ खुदाई कर रहे हैं सैंड में। फिर उसने थोड़ी देर देखने के बाद देखा कि उसने खुद पार्टिसिपेट किया। इसके बाद साथ ही में दूसरी तरफ से प्लेग्राउंड के ऊंची आवाजें और चीखने की और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वहां दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे एक झूले के लिए। जब एजुकेटर उनके पास भागते हुए गए और उन्होंने उनका जो मैटर था उसे सॉल्व किया। इसके साथ ही जो एजुकेटर थी वो डिफरेंट ग्रुप्स में भी मूव कर रहे थे और बच्चों को इनकरेज कर रहे थे अलग अलग तरह के खेल खेलने के लिए, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स यूज करने के लिए। और जो बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो उनको रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे और उनके झगड़े को भी सॉर्ट आउट कर रहे थे। और बच्चों ने ये गेम 10:30 बजे तक खेला। अब इससे हमने क्या एनालाइज किया, बच्चों की किस किस तरह की डेवलपमेंट हुई। पहले तो जो बच्चों ने उसमें बाहर जाके खेला, भागे बच्चे, उससे बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट हुई। और बच्चों ने जो सैंड पिट से खेला उससे बच्चों की आई हैंड कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प हुई। और जो बच्चों को उनके मैटर सॉल्व किए गए उनसे उनकी इमोशनल डेवलपमेंट हुई। और जो बच्चों को आपस में एक दूसरे से खेलने के लिए कहा गया उससे उनकी सोशल डेवलपमेंट। 10:30 खेलने के बाद, आउटडोर प्ले के बाद बच्चों को एजुकेटर ने कहा कि अब आप लोग अंदर जाओ। अंदर जाते ही बच्चों ने अपने हाथ धोए और वॉश बेसिन में जाके अपने फेस भी धोए और बच्चों ने टॉयलेट्स भी यूज की। ये सारे प्रोसेस को 15 मिनट लगे और एजुकेटर ने बच्चों को सुपरवाइज किया। इससे हमने क्या एनालाइज किया कि एजुकेटर ने बच्चों को सुपरवाइज किया उनके टॉयलेटिंग एंड वॉशिंग टाइम में, इसलिए बच्चों के बीच कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। अब 10:40 to 11 AM 10:40 अब हो चुके थे। बच्चों ने शेल्फ से अपने टिफिन उठाए और टेबल और चेयर पर खाना खाने के लिए बैठ के, ये उनका ईटिंग टाइम था फॉर 20 मिनट्स। अब इसने इसमें कुछ भी एनालाइज नहीं किया। अब हम इसमें क्या एनालाइज कर सकते हैं कि बच्चों ने आराम से खाना खाया, एक दूसरे के साथ मिलके खाना खाया, इससे उनकी सोशल डेवलपमेंट भी हो सकती है। अब 11 से 11:30 AM ईटिंग टाइम के बाद एजुकेटर ने फिर से सारे बच्चों को एक सेमी सर्कल में मैट पर बैठने के लिए कहा। अब 11 बज चुके थे और एजुकेटर ने बच्चों को एक स्टोरी सुनानी शुरू की, पिक्चर और स्टोरी बुक यूज करके। ये स्टोरी उसकी कम से कम 10 to 15 मिनट्स की थी। उसने बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी सुनाई, जैसे कि अपनी आवाज को बदल के, अपने गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज करके। बच्चों ने बड़े मजे से, बड़े आनंद से, रैप्चर मीन्स आनंद, बच्चों ने बड़े आनंद से स्टोरी को सुना। और जो 2 नए बच्चे आए थे उन्होंने भी उसको ध्यान से सुना जिसमें वो डूब गए थे। जब स्टोरी खत्म हो गई तब एजुकेटर ने एक बार उसको ब्रीफ में छोटा करके दोबारा सुनाया बच्चों की हेल्प के साथ। उसने बच्चों को क्वेश्चन पूछे ये देखने के लिए
कि बच्चों पर स्टोरी का कोई असर हुआ या नहीं हुआ, बच्चों को स्टोरी समझ में आई या नहीं आई। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ स्टोरी के पहले पार्ट को रिस्पॉन्ड किया, उसके पीछे वाले पार्ट को कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, पीछे वाले पार्ट के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। इस वजह से क्या हुआ कि जो स्टोरी प्लॉट की गई थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई। इससे हम क्या एनालाइज करेंगे कि जो उसने स्टोरी सेशन रखा ना तो वो सक्सेसफुल रहा ना ही वो अनसक्सेसफुल रहा, तो वो फेयरली सक्सेसफुल रहा। बच्चों ने तब तक इंटरेस्ट दिखाया जब तक उनका फर्स्ट पार्ट खत्म नहीं हो गया था। बच्चों के लिए स्टोरी ये कॉम्प्लिकेट क्यों थी? क्योंकि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे। बच्चों का इसलिए इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा था। अगर बच्चों के लिए हम सिंपल स्टोरी देखें तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। स्टोरी सुनाने से उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हुई और उनकी इमोशंस भी एक्सप्रेस हुई, क्योंकि जो कैरेक्टर स्टोरी में यूज़ किए गए थे वो उनको एक्सप्रेसिव लगे और उनकी इमेजिनेशन भी थोड़ी अच्छी हो गई। अब 11:30 AM to 12 o'clock कहानी सुनाते सुनाते उनको 11:30 हो गए थे। अब कहानी सुनाने के बाद बच्चे थोड़ा बोर हो गए थे, तो एजुकेटर ने एक इंडोर फ्री प्ले कंडक्ट किया। फ्री प्ले का मतलब था कि बच्चे जो चाहें जिस चीज़ से खेल सकते हैं। उसने बच्चों को ब्लॉक्स, जिगसॉ पजल्स, बीड्स, स्ट्रिंग्स, सीरिएशन बोर्ड्स वगैरह दे दिए और बच्चों को बोला कि वो जिससे खेलना चाहते हैं खेलें। वहाँ पर हर एक प्ले मटेरियल के 2 से 3 सेट अवेलेबल थे। जैसे ही बच्चों ने खेलना शुरू किया, एजुकेटर बच्चों के आसपास ही मूव कर रहे थे और उनको दिखा रहे थे कि डिफरेंट प्ले मटेरियल को उन्होंने कैसे हैंडल करना है, और पर्टिकुलरली उन बच्चों को बता रहे थे जिन बच्चों को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी प्ले मटेरियल को हैंडल करने में। जो नए बच्चे आए थे उनको थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन उन्होंने दी। अब हमने इसमें क्या एनालाइज किया है इंडोर प्ले सेशन में, कि ये सेशन थोड़ा सा स्मूथ चल रहा था, वहाँ पर एडिक्वेट प्ले मटेरियल था। ये हमें किससे पता चला? क्योंकि बच्चों ने आपस में खिलौनों के लिए झगड़ा नहीं किया। जो एजुकेटर था उसने बच्चों को प्रॉपर अटेंशन दी और जो भी एक्टिविटी इस सेशन में करवाई गई उससे बच्चों की फाइन मोटर डेवलपमेंट हुई। फाइन मोटर डेवलपमेंट मीन्स जो बच्चों की फिंगर और हैंड्स की डेवलपमेंट होती है। बच्चों को ब्लॉक्स के साथ खेलने से उनकी क्रिएटिविटी बढ़ी, उनकी इमेजिनेशन भी बढ़ी और उनकी इमोशंस भी अच्छी हुई। अब 12 से 12:15 PM जो इनडोर फ्री प्ले एक्टिविटी सेशन 30 मिनट्स का था, वो ख़त्म होने के बाद एजुकेटर ने बच्चों को कहा सारा कुछ वाइंड अप करने के लिए। उन्होंने क्या किया, बच्चों को कहा कि जो भी प्ले मटेरियल है उसको अपनी शेल्फ पे रखो। चिल्ड्रन और एजुकेटर दोनों ने मिलके सारा कुछ रूम क्लियर कर दिया, प्ले मटेरियल शेल्फ पे रख दिए और बच्चों ने अपने टिफिन बॉक्सेस उठाने शुरू कर दिए और वाटर बॉटल्स उठानी शुरू कर दी। 12:10 पे बच्चों ने स्कूल से, जो बच्चे मिनी बस से जाते थे, उन्होंने एक ट्रेन बनाने के लिए कहा बच्चों को। जो एजुकेटर था उसने बच्चों को लाइन में लगाया और इंडिविजुअली एक एक बच्चे को बस में चढ़ाते हुए बाय बोला। जिन बच्चों के पेरेंट्स आ रहे थे लेने के लिए उनको, तो एजुकेटर ने उन बच्चों को भी गुड बाय कहा। इसमें हमने क्या एनालाइज किया कि जो एजुकेटर था उसने हर एक बच्चे को पर्सनली गुड बाय बोला। इससे बच्चों को थोड़ा अच्छा लगा और उनको लव्ड लगा। अब ये पूरे दिन का हो गया कि बच्चों ने 8:30 से लेके 12 बजे तक क्या किया पूरे दिन में। अब इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे? हमने चेक लिस्ट में देखा था कि जब हम स्कूल सेलेक्ट करेंगे तब बहुत सारी चीज़ों के बीच में बैलेंस होना चाहिए जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं। अब इसमें एजुकेटर ने बैलेंस रखा
कौन सी चीज़ों में, आउटडोर एंड इंडोर प्ले एक्टिविटीज़, आउटडोर को भी 30 मिनट्स दिए गए और इंडोर प्ले एक्टिविटी को भी 30 मिनट्स दिए गए। उसके बाद ग्रुप एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़ जो उन्होंने स्टोरी सुनाई और बच्चों को शेप्स के बारे में पढ़ाया, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ जो उन्होंने शेप्स बच्चों को डब्बे से निकालने के लिए बोला था, और फ्री प्ले एंड स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द डे। इन सारी चीज़ों के बीच में उन्होंने बैलेंस मेंटेन रखा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिसमें बच्चों की हर एक एरिया की डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा गया। ये भी हमने चेकलिस्ट में देखा था कि बच्चों की एक दिन में हर तरह की डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट जो बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी में हुई थी, मोटर डेवलपमेंट जो बच्चे की फिंगर और हैंड स्किल्स में हुई थी, और इसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया गया। एक्टिविटी सेशन जो शेप्स पर था उसको छोड़ के बाकी सब कुछ जो था वो बच्चों को ध्यान में रख के ही प्लान किया गया था, और बच्चों ने उन सारी एक्टिविटीज़ में अपना इंटरेस्ट भी लिया। ये रिपोर्ट जो एक एग्जाम्पल की तरह से यहाँ पे दी हुई है आपके प्रोजेक्ट मैनुअल में, ये आपको हेल्प करेगी कि आपने अपनी प्रोजेक्ट वर्क जो किया है एक दिन का उसको अपनी प्रोजेक्ट फाइल में कैसे लिखना है। ऐसे ही हमने जो फेज़ 1 है उसको 5 दिन में कंप्लीट करना है, ये सिर्फ एक दिन का था। ऐसे ही आप अपने रिपोर्ट में लिखेंगे फेज़ 1 डे 1 रिपोर्ट राइटिंग, फिर ये सारा कुछ लिखेंगे जो आपने डे 1 में किया। फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट डे का आप लिखेंगे फेज़ 1 डे 2 रिपोर्ट राइटिंग, और हर दिन की रिपोर्ट आप लिख के अगले दिन जो आपका गाइड होगा उससे इवेल्युएट करवाएंगे। वो इवेल्युएटर आपको उसके मार्क्स देगा। फेज़ 1 की 5 दिनों की रिपोर्ट बनाने के बाद आपको 2 दिन फ्री दिए जाते हैं, लेकिन ये 2 दिन ऑप्शनल होते हैं। इनमें आप फेज़ 2 में करवाई जाने वाली एक्टिविटी सेशंस को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज़ के लिए नए होते हैं, उनको प्लान करने में और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है। सेकेंड फेज को स्टार्ट करने से पहले आप इन 2 दिनों में अगले 4-5 दिनों की एक्टिविटीज प्लान कर सकते हो, और उनमें जो भी कोई मटेरियल यूज होना है आप वो बना सकते हो, क्योंकि आपको ये सब कुछ बच्चों के साथ डिस्कस करने से पहले गाइड के साथ डिस्कस करना होगा। पर अगर आपको इन 2 दिनों का ब्रेक नहीं चाहिए तो आप फर्स्ट फेज के बाद सेकेंड फेज कंटिन्यू भी कर सकते हो। अब सेकेंड फेज को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब जब तक आप फेज 1 में जो भी कोई क्वेरीज हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का जो प्रोजेक्ट वर्क का यह स्पेशल सेशन था वह आपके लिए उपयोगी रहा होगा। कल फिर हम 1 बजे निर्माण कैंपस के यूट्यूब चैनल पर फिर से मिलेंगे। जो आपका सेकंड फेज का लेक्चर है वो डॉक्टर प्रिया सिंगला फिर से आपको बताएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई डाउट है, तो कृपया आप यूट्यूब के इस चैनल पर जो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ अपनी कमेंट दीजिए। हम आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो डाउट हैं, उनका हम हल तुरंत इन कमेंट के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।